नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस का धुआं धुआं कर दीजिएगा। और क्वेश्चंस की संख्या की बात करेंगे, आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन रखा है और प्रश्न होंगे आपके लगभग पूरे 30 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके दिमाग को चेक करेंगे और बहुत कुछ नॉलेज लेके जाएंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? हम जब भी मनोविज्ञान में बात करते हैं अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि, ठीक है ना, तो याद रखिएगा बहिर्दर्शन का जो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो है जेवी वॉटसन साहब। जेवी वॉटसन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जेवी वॉटसन से एक और क्वेश्चन आता है कि कहता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है गाइस? वॉटसन साहब को कहा जाता है। और एक बिहेवियरिज्म पुस्तक भी है, वॉटसन साहब ने लिखी है, जबकि व्यवहारवाद शब्द विलियम मैकडोगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। साइकिल चलाने वाला स्कूटर अगर चला लेता है, यानी साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो यह कैसा है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक, यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो सर जी अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आप कोई काम पहले से कर चुके हैं, मतलब आपको अनुभव है पहले, और आपने उस अनुभव को किसी दूसरे काम में लगाया है, और उस अनुभव को आपने क्या करा? उस अनुभव को आपने नए अनुभव में यूज कर लिया, यानी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? धनात्मक स्थानांतरण की बात हो रही है। धनात्मक स्थानांतरण को अंतरण भी कहते हैं, यानी धनात्मक अंतरण भी कह सकते हैं। यानी अगर आपका पूर्व ज्ञान नई परिस्थितियों में काम आ जाए गाइस, तो वो धनात्मक कहलाएगा। अगर पूर्व ज्ञान आपका नई परिस्थितियों में काम ना आए, बिल्कुल ना आए, तो वो शून्य कहलाएगा। अगर नया ज्ञान में पुराना जो ज्ञान है वो अगर नुकसानदायक हो, तो वो हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद कीजिए, पुराने बच्चे यहां पर बहुत भरोसा करते हैं। नए बच्चों से जितना भी हमें प्यार मिलता है, पुराने बच्चों से भी मिलता है, बहुत सारा, आपको ढेर सारा प्यार मिलता है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि सर कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व एक वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है पर्सनालिटी। में अपनी हर क्लास में एक ऐसा पॉइंट निकाल लेता हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, यानी पर्सोना शब्द से निकला हुआ ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मुखौटा। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 16। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुझे यह बता दीजिएगा कि कैटल से पहले किसने किया शील गुणों के बारे में? तो कैटल से पहले दोस्तों आपने करा है आलपार्ट महोदय ने। ठीक है, आलपार्ट महोदय ने भी आपके शील गुणों की चर्चा करी है, उसके बाद कैटल साहब आए। एक होता है 16 पीएफ, आपने सुना होगा। 16 पीएफ का मतलब होता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर। क्या होता है? पर्सनालिटी फैक्टर। तो ये भी व्यक्तित्व से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें स्टर्न का, टर्मेन का, वेस्लर का, गेस्ट का, नई परिस्थितियों में आपकी जो अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में है परिस्थितियां आपके सामने हैं, और उसका समायोजन ही आपने अगर कर लिया, तो वही क्या है? जितनी बेहतरीन तरीके से आपने समायोजन कर लिया, उसमें उतनी ज्यादा बुद्धि है, अच्छी कैपेसिटी है। ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न महोदय का। सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, ये पूछा जाने वाला अभी तक का कथन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को 5 को। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उड़ाई नहीं देंगे आप, धुआं धुआं कर देंगे। कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है? अभिप्रेरित का मतलब है किसी बच्चे को लक्ष्य के प्रति प्रेरणा देना। सिंपल सी बात समझो देसी भाषा में। और अभिप्रेरित अगर नहीं करने वाला पॉइंट है तो बस हमसे पूछा है नहीं, तो मुझे बस इतना बताना कि नहीं के लिए हमें निगेटिव पॉइंट देखना होता है। हम निगेटिव पॉइंट छांट लेते हैं, आंख बंद करके आंसर मार देंगे। परिणाम या प्रगति का ज्ञान करना, बिल्कुल सही है, सकारात्मक ही आंसर हो नहीं सकता। प्रशंसा या निंदा का प्रयोग, प्रशंसा भी लिखा है, निंदा का प्रयोग भी लिखा है, या निंदा का प्रयोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, यह हो सकता है। प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, यह तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह है सकारात्मक। दंड का प्रयोग, इससे भी खराब आंसर यह है, दंड का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है बच्चे के लिए। याद रखना, दंड का प्रयोग आप नहीं कर सकते। प्रेरित करना है तो प्रेरित करिए, मोटिवेट उसको करिएगा, दंड नहीं दे सकते आप। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है? हम आप, यानी हम और आप वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं, हम और आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यानी आप किसी क्षेत्र में टैलेंटेड हैं मुझसे ज्यादा, और मैं किसी क्षेत्र में आपसे ज्यादा हो सकता हूं, है ना?
यानी आपको जो ज्ञान है वो संभवतः पूरी तरीके से मैं 100% कह सकता हूं कि मुझे ज्ञान नहीं होगा। आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं, मैं अपने क्षेत्र में माहिर हूं, इसलिए हर बंदा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं रोज अपनी वीडियो में कहता हूं यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। कभी भी अपनी तुलना मत करना, तुम जैसे भी हो ना तुम बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन, वातावरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर निर्देशन हो जाएगा। निर्देश नहीं देना है, निर्देशन का कोई महत्व नहीं है, निर्देशन का कोई भी महत्व नहीं है गाइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों, यहां विमर्शों कर लीजिएगा, पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विभिन्न मुद्दे हैं आपके सामने, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके बारे में आप विमर्श करते हो। क्या सर? विमर्श करते हो, उनके कारण का प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय, जो बच्चे बैठे हैं आपके सामने, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, आप कहते हो सर अपनी व्यक्तिगत राय बताओ, बच्चों से कहते हो। ये प्रोत्साहित हुआ, बिल्कुल प्रोत्साहन हुआ, लेकिन किस तरीके का हुआ? बच्चों का मानकीकृत आकलन किया कर रहे हैं आप एक शिक्षक हैं। विश्लेषणात्मक जो है आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हैं। अभिसारी चिंतन हो नहीं सकता। जानकारी का पुनः स्मरण क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन है क्योंकि अभिसारी चिंतन एक छोटे क्राइटेरिया की बात करता है और इसका उल्टा होता है अपसारी चिंतन, जो सृजनशीलता में लगाते हैं हम, सृजनात्मक बच्चों में होता है, वो अपसारी एक बृहद रूप का निर्माण करता है। ठीक है ना? राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। बच्चे में चिंतन को देखते हैं और बच्चा कितने पार्ट में, एक समस्या को पार्ट में क्या सॉल्व करने में यहां पर पूरी तरीके से कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता है, डेली लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकता है, क्या चिंतन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपने व्यक्तिगत राय उसके क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, हमें सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन करने का तरीका गाइस पता होना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका, एक तो सबसे बेस्ट ये आंसर है, सबसे सकारात्मक आंसर निकाल लो। दूसरा सबसे बेस्ट आंसर क्वेश्चन ये करने का तरीका है, निगेटिव आंसर हटा दो, कौन सा नहीं हो सकता है, और जो बचा है वो मार देना है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, आपको मिलते हैं 10 से 15 सेकेंड। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। मतलब एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप भी जाओगे तो आप भी चाहोगे कि बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब नहीं के लिए हमें नेगेटिव पॉइंट लगाना होगा। बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति करना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये तो नहीं हो सकता। बच्चे के प्रयास को स्वीकृति देना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूछा है नहीं। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना हो सकता है। बच्चों को स्वीकार करना, बच्चे को स्वीकार करना, मैंने कहा बच्चे को हमेशा केंद्र में रहकर शिक्षा देनी है, बच्चा सर्वोपरि मानना है, इसलिए यह भी नहीं आंसर हो सकता, यह भी नहीं आंसर हो सकता। अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, नकारात्मक होगा तो वो कैसा अध्यापक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना यह गलत है। ये तो फिर एक ऐसी बात हो गई जिसको हमने कहा शिक्षक केंद्रित। ये तो वो बात हो गई जहां पर बच्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं है और बच्चा पढ़ने जाता है, क्या वो शिक्षक के उंगली के इशारों पर चलेगा? नहीं। बच्चा अपनी क्षमताओं का प्रयोग करता है और बच्चा ये चाहता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर उसकी समस्या का निदान किया जा सके, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अब डेवलपमेंट की बात करते हो, मैं आपसे कहता हूं डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या लिमिट समय तक बढ़ता है या अनलिमिट समय तक बढ़ता है? डेवलपमेंट कोई लिमिट नहीं है, आप मरते दम तक, आपकी आखिरी सांस तक आप में डेवलप होते रहते हैं, यानी आपका विकास होता रहता है। विकास का मतलब ये नहीं है कि आपकी लंबाई बढ़ रही है, वो अलग मैटर है, वो तो अभिवृद्धि में जाता है, वो एक आप शारीरिक परिवर्तन की बात करते हो। अभिवृद्धि आपके लिमिट समय तक बढ़ती है, डेवलपमेंट आपके एक अनलिमिट समय की बात होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रूप, दर, अनुक्रम सभी चेंज होते रहते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है कि जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा जैसे हम कहते थे कि भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है, याद है ना? तो भाटिया परीक्षण हम कहते थे बुद्धि से संबंधित है। ऐसे गाइस हम अगर बात करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर व्यक्तिगत, आप कंफ्यूज मत करो भाई, सिंपल सी बात बताओ मुझे, कितने बच्चे ये जानते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बुद्धि लगा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो व्यक्तित्व लगा रहे हैं भाटिया परीक्षण? मुझे कमेंट करके बताना। और मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज करूँ, ये तुम्हारा मैटर है, समझ रहे हो ना? मैं आपको 50 बार पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन ऐसे ट्रेंडिंग करते हैं कि जब आप गलत करोगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं होंगी। आपको बार बार पढ़ने के बाद भी आप गलत कर रहे हो, फिर
मजा नहीं आएगा, है ना। तो अभी फिलहाल सुनो, एस जलोटा की बात करें साहब। एस जलोटा जो परीक्षण है ना, पहला क्वेश्चन बन गया कि किससे संबंधित है, बुद्धि से। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितने वर्ष वाले बच्चों के लिए है एस जलोटा परीक्षण, ये 12 से 16 वर्ष वाले बच्चों के लिए है। मतलब ये किशोरावस्था की बात कर रहा है, क्योंकि किशोरावस्था होती है 12 से 18 या 13 से 18। और ये बुद्धि परीक्षण तो है कैसा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जलोटा साहब ने समूह में रहकर बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बुद्धि परीक्षण, जलोटा परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, यह आपको बताना है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द सहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं आईवीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसका प्रतिपादन किया था हरमैन ने, मतलब रोडसा हरमैन ने, है ना, याद रखिएगा। तो ये अगर हम कहें ये बिल्कुल है, इंक ब्लॉक टेस्ट ये होता है। टीएटी का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, अंतर्बोध प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसका करा था मुर्रे एवं मार्गन ने प्रतिपादन। शब्द सहचर्य विधि का मतलब है, इसको क्या लिख सकते हैं, शब्द सहचर्य विधि को जल्दी से बताओ। एक होता है आपका चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, है ना, और एक होता है आपका एससीटी। हाँ जी, तो बताओ ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन 16 पीएफ परीक्षण है ना, ये आपका व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण में नहीं जाएगा, प्रक्षेपी में नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रक्षेपी पूछा है। ये आपका फुल फॉर्म क्या होता है, 16 पीएफ। 16 और पीएफ का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर। प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियां होती हैं। फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एससीटी के प्रतिपादक होते हैं पाइन एंड टेंडलर, और सीएटी के प्रतिपादक हैं आपके लियोपोल्ड बेलक। कक्षा 5 का बच्चा है, आप एक अध्यापक या अध्यापिका बन के जाती हैं या जाते हैं, न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, आपकी क्लास में आया है, क्या करेंगे। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, गलत बात है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता लेनी चाहिए, हो सकता है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, हो सकता है। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, हो सकता है। विशेष बर्ताव तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट आंसर है कि सामान्य रूप से आप बर्ताव करो बच्चों के साथ। लेकिन अगर वो नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए क्या, जैसा संभव हो सके ऑडियो सीडी उपलब्ध कराओ और उसके सामने जो है चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करो। लिखा है सबसे बेस्ट आंसर की बर्ताव करना चाहिए सामान्य रूप से, वो भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन, उड़ा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 13। उड़ाइए क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आज तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन बन गया है, हर बच्चे की जबान पर रटा हुआ है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, एक कारक रोजाना बताता हूं विनय, द्विकारक रोजाना बताऊं स्पीयरमैन, त्रिकारक रोजाना बताता हूं स्पीयरमैन। तो द्विकारक की बात करा स्पीयरमैन हो जाएगा, थॉर्नडाइक की बात करा बहुकारक में चला जाएगा, है ना। कैटल की बात करें तो दोस्तों तरल बुद्धि का सिद्धांत चला जाएगा, बहुबुद्धि गार्डनर के साथ चला जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना, त्रिविमीय, त्रिबुद्धि, त्रिखंड गिलफोर्ड के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। भावनाएं, इमोशंस की बात कर रहा है गाइस। अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके लिए बेस्ट है, मतलब आप किससे सहमत हैं, आप एक अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं। हर बच्चा जो वीडियो में अभी देख रहा है सही तरीके से आंसर करेगा। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, क्या यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, क्या हो सकता है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाली भावनाओं को कोई भूमिका नहीं है, क्या हो सकता है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। भाई मेरे, हमें सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाली कोई भूमिका नहीं तो काट दो फटाफट। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, काट दो फटाफट। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं, और दूसरा है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। बेहतर आंसर, बेस्ट आंसर। यानी अगर प्रेरणा जो होती हैं, आप लक्ष्य को प्राप्त करते हो, किस लिए लक्ष्य को प्राप्त करते हो, भाई मुझे कुछ करना है, कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या रीजन क्या है, आपकी प्रेरणाएं हैं, ये संबंधित है, तभी तो आप कर पा रहे हो, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, उड़ाइएगा, धुआं धुआं करिएगा क्वेश्चन को। 15 को पुनरावृत्ति मतलब बार बार पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए, प्राप्त ज्ञान के उपयोग करने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए, इनमें से कोई नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। भाई मेरे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। विषय वस्तु को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। राइट आंसर, सबसे पहली सीढ़ी है कि उस चीज को समझो, उसको ज्ञान प्राप्त करो और उसका हर क्षेत्र में फिर प्रयोग करो।
है ना। तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर बहुत तेजी से इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात होती है आप सभी सपनों की बात होती है, आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। और याद रखना केवल मुद्दे की बात होती है और आपके दिल हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, याद रखना है। आप कोई भी बहन कोई भी भाई हमारा है, चाहे जितना भी यहाँ पर हृदय का कठोर बंदा हो, वो मेरे प्यार से अलग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है मेरे भाई, तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, लगाइएगा। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं, सोशल से रिलेटेड बताया है, तो वो कैसे होते हैं सर जी? वो होते हैं आपके, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बिल्कुल, ये क्रियात्मक अनुसंधान। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, कहता सर क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमने आपको वीडियो में बताया था। अच्छा, एक पार्ट आपको मैं यहां पर फुली डिटेल वाला व्याख्या वाला जो पार्ट आता है मनोविज्ञान का, उसमें वीडियो बढ़ाने वाला हूं मैं। क्रियात्मक अनुसंधान को पूरा हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का लगभग 5 मिनट का वीडियो होगा और पूरी तरीके से आपको क्लियर करा देंगे टॉपिक, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अभी तक का 17 वीडियो में मैंने पहले एक बार कराया भी है, और कितने बच्चे यहां पर गलत देते हैं चैट बॉक्स में ये देखना बहुत पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है। वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी। दूसरी की अगर हम बात करें, जी हां, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण भूमिका है। अपूर्व मतलब जो अनुभव है आपका पूर्व का, वो कोई उसकी भूमिका नहीं है, आकर्षक भूमिका है। तो भाई नाम मात्र की भूमिका हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। हमसे कहा है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आप जो गुण अपने दादा दादी से लेकर आए हो और नानी वाली पीढ़ी से, नाना नानी से लेकर आए हो, मातृपक्ष से या पितृपक्ष से, है ना। तो उसमें क्या होता है, वंशानुक्रम में बुद्धि की बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है। अच्छा, ज़्यादा किसकी होती है, महत्वपूर्ण किसकी होती है? अगर यहाँ पर लिखा होता ना पर्यावरण, वो लिखा होता वंशानुक्रम की, हाँ पर्यावरण लिखा होता, पर्यावरण, एनवायरमेंट। आप जब पैदा हो जाते हो उसके बाद क्या होता है, एनवायरमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपने बात करी थी हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी बराबर पर्सनालिटी होती है, वुडवर्थ ने कहा था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, माफी चाहेंगे, मैं तो आपको पूरा बताया भी और फिर भी मैंने 2 बताया। एनवायरमेंट आपको पूछे तो आपको ये लगाना है, वंशानुक्रम पूछे तो आपको नाम मत, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छा से जुड़ा हुआ सिस्टम, इच्छा से जुड़ा हुआ सिस्टम किससे रिलेट करता है? इदम अहम, परम अहम या फिर इदम अहम। हम ईगो की बात करते हैं, इड की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं, सुपर ईगो की बात करते हैं, तो हम कहते हैं सर सिगमंड फ्रायड साहब ने ये सारी चीजें दी हैं, चेतन अचेतन अर्धचेतन के बारे में और सब मन के बारे में बताया। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो हमारा होता है इदम का पार्ट, इड का पार्ट। अगर आपको वो वीडियो देखना है जो मैंने ट्रिक के सहित बनाया है, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। इड ईगो, केवल आपको करना क्या है, इड और ईगो डाल देना है सर्च ऑप्शन में, कहीं गुरुजी वर्ल्ड के चैनल पे नहीं जाना, इड ईगो बाय गुरुजी वर्ल्ड ट्रिक, बस इतना डाल देना और देख डालना, पूरा चैप्टर खत्म। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने के। अजनबी की कोई बात नहीं हो रही सर मनोविज्ञान में, हिंसा की कोई बात नहीं हो रही है। रक्षा तंत्र जो करता है ना, वो प्रेशर को कम करता है। प्रेशर यानी आपके ऊपर प्रेशर है, कैसा हो सकता है, मानसिक प्रेशर हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है ना, हाँ जी, मेंटल प्रेशर हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में काम करता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक निर्योग्यता 20 से लेकर, हर बच्चा इंपॉर्टेंट तरीके से इस वीडियो को देखें, 20 से लेकर हम 30 तक क्वेश्चन चलने वाले हैं, अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे। बहुत अच्छे, लगाइएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अगर सर बात करें इस क्वेश्चन की, क्या सर जी, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बेहतरीन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? रक्षा तंत्र कहीं ना कहीं दबाव को कम करता है, और रक्षा तंत्र दबाव को कम करेगा तो कहीं ना कहीं सबसे संतोषजनक होगी वो विवेकीकरण होगा। विवेकीकरण किताबों में आपको मिल जाएगा, अति कल्पना मिल जाएगा,
लेकिन अति कल्पना आपको नहीं लगाना है, क्योंकि शारीरिक अगर निरोग बच्चा है, शारीरिक रूप से आप रक्षा तंत्र की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, संतोषजनक क्या होगा आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन है ना, बहुत अच्छे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब राष्ट्र हित में जरूर करें, क्योंकि हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहिए मेरे को अगली साल तक। ये चैलेंज है, दावा है, और इसको स्वीकार कर लो अपने आप से, ठीक है ना। जी हाँ, इसलिए यहाँ पर कोई भी पेड कोर्सेज की बात नहीं होती है। एक बार सभी बच्चे, हर बहन हर भाई मेरा साथ में, एक साथ में लाइक करेगा और एक साथ में रेड बटन को दबाकर, जो नए बच्चे हैं किस राज्य से आप कमेंट करें, नए बच्चे सभी जो भी हैं आप अपना राज्य कमेंट करें, मुझे अपना सुंदर सा शहर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालक प्रसंग बोध मतलब बालक अंतर्बोध बोले तो CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, यह व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है। 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। कितने वर्ष के लिए बनाया गया? 3 से 10 के लिए। यह अच्छा क्वेश्चन है। इस परीक्षण में कार्ड में विस्थापित किए गए, कार्ड में मतलब कार्ड में क्या हुआ, कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए, किसके स्थान पर पहले क्या यूज होता था, अब क्या यूज होने लगा। हमने आपको व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां बढ़ाई थी, नहीं पढ़ी है तो उसको देखिएगा। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। हमने आपको TAT पढ़ाया था, हमने कहा था 31 कार्ड की संख्या होती है। हमने आपसे यह कहा कि इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला गया, ठीक है ना। अगर नहीं चीज आपको पता है, अगर उस पॉइंट पे नहीं आपने लिखा है, तो इस पॉइंट को जाके आज वहीं पर लिख दें कि CAT में एक पॉइंट बढ़ा लेना कि लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग करा गया, इसलिए यह प्रस्थापित हुआ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से क्वेश्चन लिया है, मनोविज्ञान में बेहतरीन क्वेश्चन है, उठाइएगा। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। मतलब क्या आकलन करते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चे के सामने दिए, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, क्या आकलन करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की व्याख्या करना, सही उत्तर की पहचान करना, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, मतलब स्मरण करा है आपने लेकिन फिर से स्मरण करना। राइट आंसर चला जाएगा सही उत्तर की पहचान करना। हम बहुविकल्पी में क्या करते हैं, हम केवल उत्तर की पहचान करते हैं कि भाई त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारे पास ऑप्शन है 4, तो हम कहेंगे गिलफोर्ड ने दिया। हम कहेंगे सर IQ का जनक किसे कहा जाता, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं कहूंगा स्टर्न ने कहा, स्टर्न ने दिया, है ना। तो यहां पर सही उत्तर की पहचान करना इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों में, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। लेकिन हमारे बहुविकल्पी आपको पता है अंदाज, आप सभी में भी ये गुण उत्पन्न होने लगा है। हमारा बहुविकल्पी करने का अंदाज ये है कि पूरा बताना और उसके बारे में डिटेल बताना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत, वाइगोत्स्की कैसे हैं? एक रशियन वैज्ञानिक है। पहला पॉइंट, वाइगोत्स्की ने क्या किया, वाइगोत्स्की ने ZPD का सिद्धांत दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ का सिद्धांत, है ना, विकास एवं समीपस्थ का सिद्धांत बोला। कहा वाइगोत्स्की ने यह कहा, पियाजे का यहां पर इन्होंने विरोध किया, कहा कि बच्चे का विकास अवस्था के दौरान नहीं होता है, बल्कि बच्चे का विकास होता है समाज के द्वारा। तो सामाजिक सिद्धांत भी बच्चे ने, इन्होंने वाइगोत्स्की ने दिया, रशियन वैज्ञानिक रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों के साथ पूरा कर सकते हैं, ये होगा। अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है, अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है, गलत बात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है वाइगोत्स्की में कि सहायता की बात करें, वयस्कों की बात करें, बच्चों की बात करें, मतलब एक से ज्यादा लोग हों जिस ऑप्शन में, आपको वही मार देना। क्योंकि सामाजिक सिद्धांत ये कहता है कि समाज 2 या 2 से अधिक लोगों से बनता है, और सामाजिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। इन्होंने कहा बच्चे जब भी सीखते हैं तो बच्चे सहयोग से सीखते हैं, लोगों के द्वारा सीखते हैं, अंतःक्रिया से सीखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में यह है कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया, है ना, तो वो भी आपको मार देना। इसके फोल्डिंग की बात करें तो भी आपको मार देना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? कौन मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं 4, उसमें से भिन्न है। अधिगम के लिए सिद्धांत, अधिगम के लिए का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। बच्चा सामान्यीकरण में होना बहुत जरूरी है, किस परिस्थिति के लिए क्या सामान्यीकरण है या नहीं। अधिगम के लिए का सिद्धांत मतलब जिस अधिगम का पार्ट है, आप जो भी सीख रहे हैं, नई चीजें रोज सीखते हैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। समान अवयवों का सिद्धांत बिल्कुल इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ड्राइव रिडक्शन कहां से आ गया? ये ड्राइव रिडक्शन तो आपने सुना भी नहीं होगा। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 25 धुआं धुआं कर दीजिएगा। कितने बच्चे यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को सही करते हैं? आपके लिए लास्ट में रखा है एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। क्वेश्चन होंगे पूरे 30,
29 क्वेश्चन आपके लिए है। 30वां क्वेश्चन आपको बताना है जो इसी वीडियो से होगा। परिपक्वता इत्यादि से, ये मैं इसलिए आज मैंने इसलिए वीडियो इसी वीडियो से रखा है होमवर्क में। देखते हैं आप कितना जो है सही तरीके से वीडियो को वॉच करते हो। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। को ही अधिगम कहा जाता है। को ही अधिगम कहा जाता है। क्या यह है? नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? हमने आपको एक चीज रटाई है, फिर भी बच्चे गलती कर रहे हैं। भाई आपने नोट्स बनाए हैं, मुझे बहुत दुख होता है गाइस कि आप गलत आंसर कर रहे हैं। हमने आपसे ये कहा कि परिपक्वता इत्यादि के व्यवहार से होता है क्या? हमने आपसे कहा था कि अधिगम में व्यवहार के परिवर्तन से होता है, स्थायी परिवर्तन से होता है। क्या सर जी? परिपक्वता इत्यादि से अगर परिवर्तन हो जाएगा तो वो सीखना कैसा? अगर आप पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे, आप अगर कुछ सीखे नहीं हैं, आप बच्चे को स्कूल कब भेज रहे हैं? जब बच्चा कुछ पता नहीं होता है। बच्चे को स्कूल कब भेज रहे हैं? बच्चे को जब इसलिए भेज रहे हैं कि उसको पता होना चाहिए, जब वो वापस आता है घर में, होम में वापस आता है 3 साल बाद, तो उसको पहले से ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि उसमें स्थायी परिवर्तन हो चुका है उसके व्यवहार में। परिपक्व नहीं था बच्चा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं हो जाएगा। अधिगम क्या होता है? स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन तो है, लेकिन स्थायी परिवर्तन है, परिपक्व नहीं होता है। बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, 26 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज। फिर से बताऊं, इसको कहा जाता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है, जिसका प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग ने करा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी, केस अध्ययन। मैंने इस बार क्वेश्चन एक बार लिया था स्टार्टिंग में, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाया था कि अन्वेषण के लिए आप केस स्टडी करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, क्वेश्चन बहुत टफ था। 27, सृजनशीलता। एक बच्चा सृजनशील है, और सृजनशीलता बच्चा कैसा करता है? बच्चा अपसारी चिंतन करता है। क्या सर? अपसारी चिंतन करता है, मोटिवेट रहता है खुद से, कुछ नए। सृजनशीलता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, कुछ नया। सृजनशीलता का मतलब होता है कुछ नया करना, लोगों से अलग, कुछ न्यू इन्वेंशन करना। मौलिकता प्लस उपयोगिता की बात होती है इसमें, है ना? तो सृजनशीलता बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता। उपयोग है, वो उपयोगी है दैनिक जीवन में। मौलिकता का मतलब वो चीज कितनी न्यू है, आपने क्यों न्यू इन्वेंट किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी सहायता लेनी चाहिए? अध्यापक को। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बुद्धि। सिंपल भाषा में कहें आपसे, बुद्धि। क्या कहें सर जी? बुद्धि, है ना? बहुत अच्छे। या हम कह सकते हैं कि बुद्धिशीलता। तो अध्यापक बुद्धिशीलता, विचारशीलता, ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग करता है एक सृजनशील बच्चे के लिए, पोषण के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। हम ये सभी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसमें लिखा है व्याख्यान विधि, जो एक निगेटिव पॉइंट होता है। क्या सर जी? निगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हम वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज। बिल्कुल अच्छी बात है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। अच्छी बात है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर रहा 29 आपकी स्क्रीन पर। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत बढ़िया गाइज, आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी से उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोविज्ञान परिणाम है। बहुत अच्छी बात है, ये तो होगा आंसर। मतलब ये आंसर का मतलब है ये सही होगा। हमसे पूछा नहीं, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है, बल्कि समानांतर है। बिल्कुल सही बात है, ये भी आंसर नहीं होगा। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। मूल प्रवृत्तियां जो आपके काम क्रोध की बात करती हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां आपकी बताई हैं मैकडूगल साहब ने। संवेगात्मक सिद्धांत मैकडूगल साहब ने दिया है। ये भी सही बात है, ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं है के लिए नहीं है हमें लगाना होता है। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, है ना? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। वंचना का मतलब होता है, वंचना का मतलब, अब बच्चे कहेंगे सर वंचना का मतलब क्या होता है? तो वंचना का अर्थ क्या होता है गाइस? आपका व्यवहार करना, आवश्यकता व्यवहार करना। आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता नहीं। बिल्कुल है सर। अगर कोई बंदा व्यवहार ही नहीं कर पा रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी करे, ये कोई डिपेंड नहीं करता, मैटर ही नहीं करता, करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी वीडियो का प्रश्न आपके लिए लिया है और ध्यान से उत्तर दें। यह रहा आपका आज का होमवर्क। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटीशील गुणों की संख्या कितनी है? आप सभी से उम्मीद है कि आपका स्कोर रहा होगा 15 के ऊपर लगभग।
और कोई बात नहीं, गलतियों से ही आप चीज़ें सीखते हो, पर चीज़ें सीखने का मतलब ये नहीं है गलतियाँ दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।